हेलो क्लास 10, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो लेसन है इसे हमने दो वीडियो में डिवाइड किया है। तो आज के पहले भाग के वीडियो में हम तीन मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला है शुरुआती छपी किताबें, दूसरा है यूरोप में मुद्रण का आना और तीसरा है मुद्रण क्रांति और उसका असर। तो बच्चों, आपने आसपास कई सारी ऐसी प्रिंटेड चीजें देखी होंगी, जैसे कि आपकी बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गया। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं। तो कभी दिमाग में ये चीज आई कि सबसे पहले प्रिंटिंग कब शुरू हुई होगी, किस सन में शुरू हुई होगी और पहली प्रिंटिंग मशीन कैसी रही होगी, उस समय की प्रिंटिंग कैसी रही होगी, कलर्ड रही होगी या ब्लैक एंड व्हाइट रही होगी, और किस देश में सबसे पहले कोई प्रिंटिंग न्यूज़पेपर छपा होगा या फिर कोई बुक छपी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। प्रिंटिंग जो है सबसे पहले ईस्ट एशिया में आई, उसके बाद यूरोप में और उसके बाद फिर इंडिया में आई थी। तो प्रिंटिंग का इतिहास क्या रहा है, कहां कहां से होती हुई संसार में ये होती हुई भारत पहुंची और कौन कौन सी किताबें कैसे लिखी गई या उसकी जो लिपि थी वो क्या थी, इससे रिलेटेड जो भी छोटी छोटी जानकारियां हैं वो हम इन दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला आज का वीडियो और दूसरे भाग का वीडियो हम कल करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मुद्रण अर्थात छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है, समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई और आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलावों से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है शुरुआती छपी किताबें, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती, काठ मतलब लकड़ी, पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशवत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है खुशनवीसी। तो खुशनवीसी का मतलब क्या होता है? खुशनवीसी मतलब सुलेखन। इसे इंग्लिश में कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी मीन्स द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग। तो ये है वुड ब्लॉक, लकड़ी के तख्ते हैं या काठ के ब्लॉक हैं। इस पे शब्द उकेरे जाते थे और इसे इन शब्दों को उकेरने की कला को क्या कहते थे? खुशनवीसी कहते थे, कैलीग्राफी से कहते हैं। और इस पे जो शब्द उकेरे जाते थे उस पे स्याही लगाकर फिर कागज को उसके ऊपर रगड़कर, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये चाइना का ये वुड ब्लॉक है और इस पे मंडारिन चाइना में बोली जाने वाली भाषा है। इस पर स्याही रगड़कर इस कागज को इसके ऊपर रखकर छपाई की जाती थी। तो इस तरह से जो थी वो शुरुआती दौर में किताबें छपने लगी। और जबकि ये कागज जो था वो बहुत मतलब छिद्रित होता था और इतना फाइन पेपर उस समय नहीं होता था, तो इसलिए क्या करते थे कि इसकी दोनों तरफ छपाई नहीं होती थी, इसके एक तरफ ही छपाई होती थी। फिर क्या किया जाता था? ये है एकॉर्डियन शैली चाइना की। तो ये जो किनारे आप देख रहे हैं इन्हें जोड़ा जाता था और यहाँ से सिल दिया जाता था।
इसे एकॉर्डियन शैली कहा जाता है और इस तरह से फिर किताबों को बड़े लंबे समय तक सहेज कर रखा जाता था। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला शंघाई चाइना का एक बहुत ही फेमस शहर है, संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जापान में मुद्रण, प्रिंट इन जापान। अब हम जानेंगे जापान में मुद्रण के बारे में। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। किताबें सस्ती और सुलभ थी। तो ये है डायमंड सूत्र, जो कि जापान की सबसे पहली छपी हुई पुस्तक है। उसका एक पेज है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अक्षरों की बनावट के साथ, अक्षरों के साथ साथ चित्र भी छपे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूरोप में मुद्रण का आना, प्रिंट कम्स टू यूरोप। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। मार्को पोलो वुडब्लॉक वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी मतलब इटली में रहने वाले लोगों को इटालियन या फिर इतालवी कहा जाता है। अब इटालियन जो थे वो भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में भी फैल गई। तो यूरोप में छपाई या मुद्रण को लाने का श्रेय जाता है मार्को पोलो को। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में किताबें निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। किताबों की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला और समय साध्य, मतलब बहुत समय लेने वाला और श्रम साध्य और बहुत ज्यादा श्रम यूज करने वाला काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव था, जो 1430 के दशक में स्ट्रासबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। ये एक पांडुलिपि का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कितनी नाजुक होती थी और इसके जल्दी फटने का, खराब होने का या अक्षरों के खराब होने का डर लगा रहता था और ये लाने ले जाने में भी इसमें बहुत दिक्कतें आती थी। और साथ ही साथ इस पे छपाई करना, इस पे बहुत ज़्यादा श्रम लगता था और बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो अब ज़रूरत थी एक ऐसी तकनीक की जिसमें कम समय में, कम श्रम में अधिक से अधिक किताबें वो छापी जाए। तो ऐसा कब संभव हुआ
1430 में स्ट्रेसबर्ग नामक स्थान के एक योहान गुटेनबर्ग व्यक्ति ने एक प्रिंटिंग प्रेस ही बना दी। इसे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था। पेरना मतलब प्रेस करना। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने की महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र बना लिया था, मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस बना ली थी और ये दुनिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। उसने जो पहली किताब छपी थी वह थी बाइबिल। बाइबिल जो है वो क्रिश्चियन की धार्मिक पुस्तक है। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। अब हम जानेंगे कि ये गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस है इसमें कैसे काम होता था या कैसे इसमें प्रिंटिंग की जाती थी। स्क्रू से लगा लंबा हैंडल देखें। ये यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू के साथ ये लंबा सा हैंडल यहाँ पे लगाया गया है। इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए थे और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर घुमाकर शब्द बनाए जा सके। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना निहायत ही तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने, जो कि एक साइड छपाई करते थे, छाप सकता था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। मतलब अभी भी लोग जो थे वो हाथ से छपी हुई किताबों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुद्रण क्रांति और उसका असर, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता भी बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया। नया पाठक वर्ग, अ न्यू रीडिंग पब्लिक। अब ये नया पाठक वर्ग कौन सा था उसके बारे में जानते हैं। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी, बाजार किताबों से भर गए, पाठक वर्ग भी विशाल होता गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्होंने मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था उन्हें। तो जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया
जाता था। अब जो पुस्तक छापते थे, अब जब किताबें नहीं बिकेगी तो उनको तो नुकसान होने वाला था। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ में दिमाग लगाया कि लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं। तो उस समय धार्मिक जो कथा कहानियाँ होती थी या बच्चों की जो फेयरी टेल्स होती थी, उन्होंने उन विषयों की किताबें छापनी शुरू की और साथ साथ उसमें अक्षरों के साथ साथ उन्होंने उनके चित्र बनाने शुरू किए, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं कम से कम वो चित्र के द्वारा उस चीज़ को समझ सके, उस कहानी को समझ सके कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इस तरह से जो मौखिक संस्कृति थी, मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धार्मिक विवाद और प्रिंटिंग का डर, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर, ये मार्टिन लूथर का चित्र है, ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। पिछली स्लाइड में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार शब्द का यूज हुआ है, तो ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार है 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन, इसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहा जाता है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, a 16th century movement to reform the Catholic Church dominated by Rome. Martin Luther was one of the main Protestant reformers. Several traditions of anti-Catholic Christianity developed out of the movement. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रण और प्रतिरोध, प्रिंट एंड डिसेंट। 16वीं सदी में इटली के एक किसान मैनुकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने अब इंक्विजिशन शुरू किया, तो मैनुकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची वो लोग रखने लगे। अब इसमें कुछ नए वर्ड्स यूज हुए हैं। तो फर्स्ट है इंक्विजिशन, जिसे कहा जाता है धर्म अदालत। और इंक्विजिशन क्या होता है? विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। विधर्मी मतलब जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसे विधर्मी कहा जाता है। इंक्विजिशन, अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स। नेक्स्ट है धर्म विरोधी। इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्मद्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है। हेरेटिकल,
beliefs which do not follow and accepted teachings of the church. In medieval times, heresy was seen as a threat to the right of the church to decide on what should be believed and what should not. Heretical beliefs were severely punished. तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। कल इस लेसन के दूसरे और अंतिम भाग के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक गुड बाय।